जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चलती होंगी। तो जुड़ जाइए एक बार, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। परमदीप, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे बहन? और आप सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहती है तो आपको मिलती रहे। फिलहाल पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की दोनों क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर आप पेपर फर्स्ट की अगर परचेज करते हैं तो 1,999 आपको पे करना होता है। ओनली पेपर सेकंड लेते हो तब भी आपको 1,999 पे करना होता है। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो 2,999 आपको पे करना रहता है। इसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस आपकी रहेगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस और फुल नोट्स आपके रहेंगे। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं VIK10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा फिलफॉर्म के हर बैच के ऊपर। रेखा गुड इवनिंग, सुमित्रा गुड इवनिंग, चंपा हेलो बहन, आप सभी को शुभ संध्या। शुभ संध्या, गुड इवनिंग, जुड़ जाइए एक बार, इसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। प्रदीप, आपने नोट्स के बारे में पूछा है कि नोट्स एकदम मिल सकते हैं क्या? तो ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं आपको नोट्स एकदम प्रोवाइड कराने की, ठीक है? मैं नोट्स संडे कल कोशिश करूंगा कि आपको एकदम प्रोवाइड करवाने के लिए नोट्स का एक फॉर्मेट बना दूं, नोट्स के अंदर तो उसके अंदर डाल दूंगा। वैसे क्लासेस वाइज आपको नोट्स मिलते रहेंगे। चलो, कोशिश करूंगा मैं कि आपको मिल जाए नोट्स, एक साथ आपको नोट्स देने की कोशिश अगर मैं करता हूं। कोई बात नहीं, इतना ज्यादा लिखना भी मत। देखो, मैं लिखवाता इसलिए था, जैसे देखो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश और दोनों मीडियम के अंदर है। आप अपने नोट्स अपने मीडियम के अंदर बनाओगे तो उससे क्या होगा, कम चीजें होंगी, कम पेजेस आपके पास भरे जाएंगे। कम पेजेस भरे जाएंगे तो कम पेजेस आप भरोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास, मान लीजिए हमें एक तो इतनी मोटी बुक पढ़नी हो, ठीक है, और कुछ नोट्स पढ़ने हो 50 पेजों के, ये 250 पेजों की एक बुक है, ठीक है। अरे तुम लिखने में कंजूसी क्यों कर रही हो? अभी एक महीना है आपके पास, एक महीना कम नहीं होता। एक महीना कम होता है क्या? धीरे करो, ठीक है। क्लास जब चलती है तो उसके उसके साथ उसके नोट्स बनाने की कोशिश कोशिश करो। फिर भी आपने मुझे बोला है तो मैं ये चीज आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। करता हूँ मैं कुछ आपके लिए कल। तो अब मैं जितने भी नोट्स मेरे हैं जो मॉडर्न से रिलेटेड है, मैं आपको देने की कोशिश करूंगा सीक्वेंस वाइज, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, रह जाता है क्लास के अंदर, छोड़ो आप। आपको नोट्स मिल जाएंगे कल शाम तक, ठीक है। शाम तक का टाइम मुझे दे दीजिए बस। कल शाम तक का समय मुझे दे दीजिए, कल शाम तक आपकी नोट्स आपको मिल जाएगी। तो शुरू करें भारत के अंदर यूरोपियंस जो कंपनीज थी उनके आगमन को। स्थल मार्ग की अगर बात करें, देखो भारत के अंदर आने वाले दो मार्ग थे विशेषकर, एक स्थल मार्ग, एक जल मार्ग। स्थल मार्ग की अगर मैं बात करूं, स्थल मार्ग कैसे आते थे भाई? ये स्थल मार्ग बाल्कन प्रदेशों से टर्की, टर्की से फारस, फारस से ईरान, ईरान से इराक होते हुए। देखो कैसे, जो बाल्कन प्रदेश है, स्थल मार्ग बाल्कन प्रदेश, बाल्कन प्रदेश से कहां जाएंगे? टर्की, टर्की से फारस, फारस से जाएंगे ईरान, और ईरान से जाएंगे इराक, इराक से जाएंगे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से जाएंगे कहां पर?
खैबर दर्रे होते हुए और कुरुम और बोलन दर्रे को पार करके गोमल दर्रे, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं पर है भाई, ठीक है। दर्रों से होते हुए कहां पर पहुंचते थे? भारत पहुंचते थे। कहां पर पहुंचते थे? भारत। देखो, बालकन प्रदेश जाएंगे, बालकन प्रदेश से टर्की, टर्की से फारस, फारस से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सॉरी ईरान से इराक, इराक से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में खैबर दर्रा, कुरन दर्रा और बोलन दर्रे और गोमल दर्रे को पार करके सीधा कहां पर आ जाते हैं? भारत आ जाते हैं। ये हो गया इनका स्थल मार्ग। द लैंड रूट, गुड इवनिंग रेनू बहन, द लैंड रूट यूज्ड टू रीच अफगानिस्तान फ्रॉम द बाल्कन region through Turkey, Persia, Iran, Iraq, then reached India through the passes of Khyber, Kurram, Bolan and Gomal passes। ठीक है, इसको पार करके जो ये खैबर है, कुर्रम है और बोलन है, जो गोमल है, इनको पार करके कहां पर आते थे? ये भारत के अंदर आ जाते थे। जल मार्ग, भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा लाल सागर में, क्या थे ये? भूमध्य सागर अथवा या काला सागर द्वारा कहा जाते थे? लाल सागर में आते थे। लाल सागर से फारस की खाड़ी और फारस की खाड़ी से अरब सागर, अरब सागर से होते हुए कहां पर पहुंचते थे? भारत में पहुंचते थे। कहां पर पहुंचते थे? भारत में आ जाते थे। द रेड सी, द पर्शियन गल्फ एंड द अरबियन सी वेर accessible through the Mediterranean Sea और the Black Sea। 1453 के अंदर उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनिया को जीत लिया था। उस्मानिया सल्तनत ने क्या कर लिया भाई? उस्मानिया सल्तनत तुर्क ने क्या कर लिया? कुस्तुनतुनिया को जीत लिया। अब कुस्तुनतुनिया को जीत लिया तो धीरे धीरे स्थल मार्गों पर किसका अधिकार हो गया? उस्मानिया का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? उस्मानिया का अधिकार हो गया। तो अब क्या था? अब यूरोप का जो व्यापार था और जो पूर्वी देशों से व्यापार होता था यूरोप का, अब वो डगमगा गया। तो अब यूरोप को क्या चाहिए? यूरोप को अब एक ऐसा रास्ता चाहिए जो एक तो सुरक्षित हो और भारत और पूर्वी देशों के साथ उसका दक्षिणी पूर्वी जो देश है, जो पूर्वी देशों से वो व्यापार कर सके। यूरोप से वो क्या करता था? गरम मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था। यूरोप क्या था? यूरोप गरम मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया देशों पर निर्भर था। तो इस कारण से यूरोप डिपेंड ऑन दी कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया फॉर दी हॉट स्पाइसेस। इस कारण से यूरोप को नए जल मार्ग की खोज करनी आवश्यक थी। भारत एक ऐसा देश था जो धनवान था और जहां वह गरम मसाले भी प्राप्त कर सकता था। इसी प्रयास में कोलंबस स्पेन से चला भाई। कहां पर चला? कोलंबस, व्यक्ति का नाम कोलंबस, कहां से कहां का निवासी था? स्पेन। कब चला? 1492 में। 1492 में कहां पर जा पहुंचा? देखो, निकला था भारत की खोज करने, लेकिन किसकी खोज कराया? अमेरिका की खोज कराया। अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी। और इसी प्रयासों के अंदर स्पेन का जो ये यात्री था कोलंबस निकला और कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज कर दी। बेर्थोडियस, एक मिनट। फॉर दिस रीजन इट वॉज नेसेसरी फॉर यूरोप टू रीच for new waterway. India was a country which was rich and from where it could get hot spices. Thus America has discovered। ये बीच में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको चेक कर लेना बाद में। बोर्थोलियमस बोर्थोलियमस डियास बोर्थोलियमस डियास ने 1487 में अफ्रीका के अंतिम किनारे पर आसा अंतरिप पर पहुंचा। अफ्रीका द्वीप का अंतिम किनारा कौन सा है? अफ्रीका का अंतिम किनारा है आसा अंतरिप द्वीप। आसा अंतरिप द्वीप, ठीक है। और 1488 में कहां पर पहुंच गया था? 1488 में लिस्बन लौट गया था। कहां पर? 1488 में ये कहां पर लिस्बन कहां पर लौट गया था? लिस्बन ये लौट गया था। देखो भाई, अफ्रीका का जो ये आसा अंतरिप द्वीप है, इसी को क्या कहा जाता है? कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। इसे तूफानी
अंतरिप भी बोला जाता है, तूफानी अंतरिप, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, इसे बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि कैप ऑफ गुड होप या फिर आशा अंतरिक्ष रास्ते की खोज कब की गई थी, तो ये की गई थी 1487 के अंदर। कब की गई थी भाई? 1487 के अंदर बोर्थोल्यूम डेस के द्वारा की गई थी, बोर्थोल्यूम डेस के द्वारा की गई थी। 1488 के अंदर वो क्या हो गया था, वापिस लौट गया था। लिप्सन क्या हो गया था, लिप्सन वापस लौट गया था। अब देखते हैं आगे कौन है। आगे आ जाएंगे पुर्तगालियों का भारत आगमन। हम देख रहे हैं ये पुर्तगाली है भाई, ठीक है। ये आपके वास्को डिगामा है भाई। हिस्ट्री डे लिंडन लिंडे 11th वास्को डा डिगामा, पोर्तुगीज लिबेज। ये वास्को डिगामा का चित्र है भाई, छाया चित्र। वास्को डिगामा पुर्तगाल से चलकर आशा आंतरिक को पार करते हुए आगे पूर्व की ओर बढ़ता रहा। क्या हुआ, ये चला पुर्तगाल से, कहां पर पहुंचा, आशा आंतरिक। फिर आगे चला पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ आगे बढ़ता रहा। मई 1498, समय है 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी बंदरगाह स्थित है, कालीकट। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और कालीकट बंदरगाह को के कालीकट के ये कहां पर पहुंचा था, कालीकट में पहुंचा था। और कालीकट के अंदर एक बंदरगाह थी, उस बंदरगाह का नाम था कप कपक डाबू। कपक डाबू ये बंदरगाह पर गया था, ठीक है। कहां पर पहुंच गया था, कटप डाबू बंदरगाह पर ये पहुंच गया था। 1498, 20 मई 1498। एक यात्री था, एक इसका मार्गदर्शक था भाई, गुजराती, गुजरात का एक व्यक्ति था, गुजराती। इसको रास्ता दिखाने वाला गाइड था इसका, वो गाइड था इसका अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद क्या था, इसका गाइड था। अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था। और इस प्रकार इसने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसका नाम कैप ऑफ गुड होप रखा गया था। क्लियर है, कैप ऑफ गुड होप मार्ग का नाम दिया गया था। वास्को डिगामा sailed from the sailed from the Portuguese and the continues further east, passing the Cape of Good Hope, reaching the port of Calicut on the west coast of India in May 1498, thus discovering in a European sea route of the India, which it is Cape of Good Route was named. जैमोरियन शासक था, बिल्कुल जैमोरियन इनकी क्या होती थी, पद पैतृक उपाधि होती थी भाई। जैमोरियन, जैमोरियन क्या है, एक जैमोरियन, जैमोरिन, जैमोरिन या फिर जैमोरिन आपको देखने मिल सकता है। ये पैतृक उपाधि है इनकी, पैतृक उपाधि है। और ये कैसा राजा था भाई, ये हिंदू राजा था। कैसा राजा था, हिंदू राजा था एक, ठीक है। पहली बार तो सर अगर वास्को ड गामा ना आता तो हम लोगों को कोई इतना नहीं पढ़ना पड़ता। बिल्कुल, अगर वास्को डी गामा ना आता तो आप लोगों को इतनी चीजें नहीं पढ़नी पड़ती। वास्को डी गामा से पहले भी अगर जो विदेशी आक्रमणकारी ना आते तो हमें चीजें नहीं पढ़नी पड़ती। उससे भी पहले अगर भारतीयों के अंदर आपसी फूट ना होती तो हमें किसी विदेशी आक्रमणकारी के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता।
मीम्स बनते रहते हैं पुर्तगाली पर, तो सॉरी इस पे वास्को डी गामा जी पे। तो कहते हैं कि वास्को डी गामा को उसकी पत्नी ने, शादीशुदा था, तो पत्नी से तंग आकर वो आत्महत्या के लिए निकला था। तो आत्महत्या तो हुई नहीं, जहाज पर बैठ गया और आत्महत्या करने के लिए सोचा, और सोचते सोचते वो भारत आ गया था। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि पुर्तगाली, जैसे वास्को डी गामा, एक मीम्स के ऊपर ये बनता है कि अगर वास्को डी गामा भारत अगर वास्को डी गामा शादीशुदा होता ना, तो वो भारत की खोज कभी नहीं कर पाता, भारत के रास्ते की। वो कैसे, ऐसा क्यों? कहते उसकी बीवी पूछती कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या लेने जाओगे, कब तक लौटोगे। ठीक है। वास्को डी गामा अगर शादीशुदा होता तो उसकी बीवी पूछती कि क्या लेने के लिए जा रहे हो, क्या, कब आओगे, क्यों जा रहे हो। ये मीम्स इनके ऊपर बनते रहते हैं भाई। दुनिया है, हर व्यक्ति अपनी एक समझ रखता है अलग तरीके से। भारत में यूरोपियों के आगमन का जो क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली थे, उसके बाद डच। देखो, सबसे पहले आएंगे पुर्तगाली और सबसे बाद में जाएंगे 1961 के अंदर पुर्तगाली भारत से जाएंगे। 1961 के अंदर पुर्तगाल आजाद होगा, गोवा आजाद करके जाएंगे पुर्तगाली। ठीक है। उसके बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश और फ्रांसीसी। हालांकि डच अंग्रेजों से पहले आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने जो कंपनी लगाई थी वो डचों से पहले लगा ली थी। द फर्स्ट यूरोपियंस arrived in the India were the Portuguese, followed by the Dutch, the English, the Danish and the French. वास्को डी गामा प्रथम यूरोपियन था जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधी समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 में कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा था, जहां के हिंदू शासक जैमोरियन ने उनका सबका स्वागत किया था। किंतु कालीकट पर बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक का प्रतिनिधि था भाई। ये किसके प्रतिनिधि के रूप में आया था? प्रतिनिधि पूछ लिया जाता है भाई कई बार। किसके प्रतिनिधि? तो पुर्तगाल का शासक था उसमें, पुर्तगाल का जो शासक था डॉन हेनरिक। डॉन हेनरिक का प्रतिनिधि के रूप में आया था। अरब व्यापारी थे भाई। यहाँ पर अरब व्यापारी क्या थे, इसको देखकर जलना शुरू कर दिया, देखकर जलना शुरू हो गया। अभी समाज में अभी भी वर्तमान में चीजें हैं कि हम आपस में एक दूसरे को देखकर क्या करते हैं, जेलसी करते रहते हैं। ठीक है। तो उस समय भी था। वास्को डी गामा was the first European to discover direct sea route from Europe to India. 1498 he landed his fleet at the port of the Kadamkabu, where the Hindu rule Jamorian welcomed him, but the Arab traders settled in the Calicut adopted an attitude of hostility towards him. Vasco da Gama, डॉन हेनरिक, रूलर ऑफ द पोर्तुगीज, कम एज द रिप्रेजेंटेटिव। ये किसका रिप्रेजेंटेटिव बन के रहा था? पुर्तगाल के जो शासक थे डॉन हेनरिक के। ठीक है। वास्को डी गामा दोबारा भारत में 1502 में भारत आया था। वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया। सितंबर 1524 ईस्वी को पुर्तगाली वायसराय के रूप में यह भारत आया था। यहीं पर दिसंबर 1524 को इसकी मृत्यु हो जाती है कोचिन में, और कोचिन में इसकी समाधि है। ठीक है। और जो डॉन हेनरिक है, अगर डॉन हेनरिक नाम ना मिले ना, इसको एक और नाम दिया जाता है डॉन हेनरिक को, एक अलग संज्ञान को दी जाती है, प्रिंस, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। क्या कहा जाता है इनको? प्रिंस नेवी हेनरी द नेविगेटर इनको कहा जाता है। वास्को डी गामा कम इंडिया इनटू 1522। ठीक है। और ये 1503 के 3 टाइम आया था। 1524 में आया था। 1524 में ही इसकी डेथ हो जाती है दिसंबर के अंदर। ठीक है। अब देखो 1503 के अंदर इनसे प्रभावित होकर, आगे लिख गया क्या मैंने? हाँ, 1500 में आगे ऐड है। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगालियों का अभियान आया था। पेड्रो एल्वारेज केब्राल के नेतृत्व में 13 जहाजों का एक बेड़ा भारत आया था।
In 1500s AD, Pedro Alvarez Cabral come to India as the leader of the fleet of 13 ships under the second Portuguese expeditions. इनका अरब व्यापारियों के साथ भीषण संघर्ष हुआ था। इसमें अरब व्यापारी हार जाते हैं। उसके बाद कैब्राल ने कोचिन और कैन्नौर कोचिन और कैन्नौर के शासकों के साथ मित्रता कर ली थी और इसी के चलते इन्होंने क्या कर लिया था भाई, 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचिन में स्थापित की थी। कोचिन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, they had fire struggle with the Arab traders in which the Arab traders were defeated, after which Cabral made friends with the ruler of Cochin and कन्नौर। 1503 में पुर्तगालियों को कोचिन में पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। भाई 1503 में पहली फैक्ट्री अगर पूछे आपसे तो कोचिन में किसने स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने शुरू की थी। 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की। ठीक है, in 1503 the first factory was established by the Portuguese in Cochin. A second factory was established at Kannur in 1505 AD. अब देखो भाई, इन्होंने स्थापित कर लिया। ठीक है, स्थापित करने के बाद इन्होंने क्या किया, भारत में एक संधि, भारत में एक नई क्या लेकर आए, एक नीति अपनाई। और उस नीति को कब अपनाया? 1505 में। 1505 में एक नई नीति अपनाई। उस नीति के तहत क्या हुआ कि 3 वर्ष के लिए हम क्या बनाएंगे, अपना एक वायसराय बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक गवर्नर नियुक्त करेंगे। गवर्नर नियुक्त करेंगे। और इसी कड़ी में 5 सितंबर 1524 को वायसराय के रूप में ही वास्को डी गामा भारत आएगा, जो दिसंबर 1524 में ही कोचिन में मृत्यु हो जाएगी इसकी। तो अब पढ़ते हैं पुर्तगालियों के वायसराय हम। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 से लेकर 1509 तक ये रहे थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था। इसने शांत जल की नीति अपनाई थी। ठीक है, शांत जल, ब्लू वाटर पॉलिसी इसने जल अपनाई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ काम वाटर्स। इसको ब्लू बोला जाता है भाई, शांत जल की नीति को क्या बोला जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी इसको बोला जाता है। 1505 में इसने अंजाडीवा, कन्नूर तथा किलवा के दुर्ग में स्थापित किए थे। इसने 1505 में क्या किया? एक तो अंजाडीवा में, कन्नूर में और किलवा में दुर्ग स्थापित कर लिए। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की, मिस्र के संयुक्त बेड़े को हराया था। अब देखो 1509 में इसने किस किस को हराया? युद्ध हो जाता है। एक तरफ तो तुर्की था प्लस गुजरात प्लस मिस्र, और एक तरफ कौन थे हमारे? अल्मीडा भाई साहब थे। युद्ध हो जाता है और अल्मीडा भाई साहब क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं इस युद्ध में। क्या होता है? जीत जाते हैं। और जीत जाने के बाद अब क्या हो गया? अब पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई। अब हिंद महासागर कुछ समय के लिए पुर्तगाली महासागर बन के रह गया था। पुर्तगाली महासागर बनकर रह गया था। In 1505, he established the fort at Anjivida, Kannur, and Kilwa. In 1509, Almeida defeated the combined fleet of Gujarat, Turkey, and the Egypt. Now the Portuguese navy had become the most powerful in the Indian Ocean. अब क्या होगा? अब आ जाएंगे अल्फांसो डी अल्ब्रुक। देखो पहले कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा,
सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार पेपर के अंदर आ चुका है, ध्यान में रखना उसको। एक बार कमेंट करके बता दो चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। फ्रांसिस्को डी अल्ब्रुक, फ्रांसिस्को डी अल्ब्रुक, फ्रांसिस्को डी अल्ब्रुक ये स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। स्क्वाड्रन कमांडर यानी वास्तविक नींव डालने वाला, हम इसको कह सकते हैं पुर्तगाल की। स्क्वाड्रन कमांडर बनकर आया था 1503 में भारत आया था। और भारत 1509 में उसे वायसराय नियुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नियुक्त कर दिया गया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नियम डालने का वाला अल्ब्रुक माना जाता है। क्या माना जाता है? अल्ब्रुक को माना जाता है। स्क्वाड्रन कमांडर होता है नेवी का, जहाजी बेड़े का नायक बनकर ये भारत आया था। और नियुक्त कर देते हैं इसको 1509 में। और 1510 में गोवा के सुंदर बंदरगाह पर इसने अधिकार कर लिया था। नींव डालने अल्ब्रुक को ही कहा जाता है। अल्फांसो डी अल्ब्रुक come to India in 1503 as squadron commander and was relieved of his versatility in the 1509. It was Albrook who laid the real foundation of the Portuguese power in India. अल्ब्रुक ने कोचिन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसने मिस्र के शासक मामलुक के द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को हराकर द्वीप पर अधिकार कर लिया था। कब अधिकार कर लिया था? किस पर अधिकार कर लिया था? अल्ब्रुक ने क्या कर लिया था? मामलुक के द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। (1510) ईस्वी में गोवा के बंदरगाह पर अल्ब्रुक ने अधिकार कर लिया। उस समय बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह थे, सुल्तान के अधीन थे। क्या थे? यूसुफ शाह आदिल शाह के अधीन क्या था? गोवा का बंदरगाह था। अलेक्जेंडर के समय के बाद यह पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन हो गया था। In 1510, the port of Goa was captured by the Albruk, which was then under the ruler of Bijapur, Yusuf Adil Shah Sultan. This was the first Indian territory to come under the Europeans since the time of Alexander. 1518 में पुर्तगालियों ने चीन के सान चुआन पर जो बस्ती बसानी शुरू कर दी थी। अल्ब्रुक के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। इसने क्या किया था? इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा पर पाबंद लगा दिया था, बंद करवा दी थी। और इसी कारण इसे अल्ब्रुक को क्या कहा जाता है? पूर्वगामी राजा राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय पूर्वगामी कहा जाता है। पूर्वगामी इसे कहा जाता है। From 1518 the Portuguese started setting सांचून in China and settling सांचून के अंदर सेटल्ड होना शुरू कर दिया। और अल्ब्रुक the Portuguese had established themselves as a strong naval power in India. नुनोद कुना कौन है भाई? नुनोद कुना 1529 से लेकर 1538 तक रहेंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर था, इसलिए 1529 में भारत में गवर्नर का कार्यभार धारण किया था। उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच चल रहे संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 में बेसिन पर अधिकार कर लिया और 1535 में इसने द्वीप पर अधिकार कर लिया था। 1530 में शासन का मुख्य केंद्र इसने कोचिन के स्थान पर गोवा को बना दिया था। नुनोद कुना 1529 to 38 AD. He was also important Portuguese governor. He assumed the official
office of the governor in India, 1529. He took advantage of the conflict between the Mughal emperor and Humayun and Bahadur Shah, Gujarat to captured Basin, 1534 AD, Div, and 1535 he रूल्ड इन द्वीप पर रूल जिसने कब किया 1535 के अंदर किया था 1530 गोवा वाज रिप्लेस्ड बाय कोचिन एज द मेन सेंटर ऑफ इसने गोवा को मेन सेंटर बना लिया था कोचिन से हटाकर गार्सिया दा नोरोना यह भी एक महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर था इसने दमन सालसेट मुंबई सेंट थॉमस ठीक है सेंट थॉमस मद्रास में अपना अधिकार जमा लिया था इसने श्रीलंका के अधिकांश भाग पर पुर्तगालियों का आधिपत्य कायम कर दिया था श्रीलंका को सिलोन इसने बोला बस में ठीक है सिलोन इसको बोला जाता था श्रीलंका को 1590 ईस्वी में पुर्तगालियों का दमन पर अधिकार हो गया दमन व द्वीप की मैं बात कर रहा हूँ पुर्तगालियों का 1559 में किस पर अधिकार हो जाता है दमन पर अधिकार हो जाता है गर्सियो दा निरोहा This was also an important Portuguese governor. He had established his authority in Daman, settled Mumbai at St. Thomas, Madras. He had established Portuguese sovereignty over most of Sri Lanka. ठीक है श्रीलंका पर भी इनका अधिकार हो गया था अब पुर्तगालियों की व्यापारिक एवं राजनीतिक स्थिति का पता करेंगे भाई पुर्तगालियों की व्यापारिक राजनीतिक स्थिति कैसी थी स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम के द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने के बाद पुर्तगाली पूर्वी समुद्र क्षेत्र के एक छत्र बादशाह बन चुके थे जिसे एस्दो द इंडिया के नाम से जाना जाता था इस नाम से जाना जाता था एस्दो द इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता था आफ्टर द स्पेनिश एम्परर चार्ल्स फिफ्थ gave up his interest in the India Ocean the Portuguese became the sole emperor of the Eastern Sea known as the Estado da India Estado da India इनको जाना जाने लगा था पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया स्थापित किया था उन्होंने 1531 में चावल को जीता 1532 में दीव को दोबारा जीता देखो एक बार तो 1535 के अंदर कौन जीतेगा नूनो दा कुना के अंदर जीता जाएगा 1532 के अंदर द्वीप पर भी अधिकार हो जाएगा 1534 में सालसेट और बेसिन पर अधिकार हो गया था 1536 ईस्वी में इन्होंने मंगलोर पर भटकल पर और भावनगर आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था द पोर्टुगीज एस्टेब्लिश्ड देयर अथॉरिटी ओवर वेरियस रीजन वेस्टर्न इंडिया ये इनके याद सेम नाम है चावल को चावली बोलेंगे इंग्लिश को या हिंदी हो 1531 के अंदर दीव को 1532 के अंदर और सालसेट एंड बेसिन 1534 and 1536 he had captured major Mangalore, Bhatkal, Bhavnagar, etc. पुर्तगालियों ने कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, पुलकिट आदि शहरों से वस्त्र आदि वस्तुएं इकट्ठी कर उनका निर्यात करते हैं मलक्का मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागपट्टम पुर्तगालियों का प्रमुख बंदरगाह था अगर पूछे भाई पुर्तगालियों का प्रमुख बंदरगाह अगर कोई पूछे ना मलक्का और मनीला से व्यापार करने के लिए तो नागपट्टम था मनीला की अगर मैं बात करूं था तो वर्ल्ड बैंक का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का जो हेडक्वार्टर मनीला के अंदर है मनीला फिलीपींस के अंदर है भाई ठीक है मनीला कहां पर है फिलीपींस के अंदर है मनीला द पोर्टुगीज कोलेक्ट टेक्सटाइल एंड अदर आइटम्स फ्रॉम द सिटीज ऑफ मसूलीपट्टनम पुलकित एटसेट्रा लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट एट export them to Malacca, Manila, etc. Nagapattinam was the main port of the Portuguese for trade with East Asian regions. पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव की फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई थी बंगाल के शासक महमूद शाह के द्वारा प्रदान की गई
अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान सहित बुंदेलों में कारखाने खोले गए थे। देखो, शाहजहां के फरमान से तो कहां पर खोले गए? बुंदेल में। अकबर के अनुमति से हुगली में, और मोहम्मद शाह की अनुमति से सतगांव और चटगांव के अंदर। The Portuguese were allowed to open the factories in the Chitgaon and Satgaon in 1536 with the permission of Akbar granted by the ruler of Bengal, Mahmud Shah. Factories were also opened in the Hungary and bundled with the Shah Jahan declared. बुंदेल कार्टेज व्यवस्था। इस व्यवस्था के दौरान भारतीय जहाजों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाजों पर हमला नहीं करते थे। देखो हुआ क्या भाई, पुर्तगाली क्या हो गया, अब अपने पे स्ट्रॉन्ग हो गए। हम देखेंगे कि अकबर ने भी इनसे कार्टेज प्राप्त किया था। कार्टेज समझते हो? एक प्रकार का परमिट, लाइसेंस आप इसको बोल सकते हो, एक प्रकार का लाइसेंस टाइप का था। तो ये किससे लिया जाता था? तो गोवा के वायसराय से लिया जाता था, गोवा के वायसराय से लिया जाता था, पुर्तगाली से लिया जाता था। इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे पुर्तगाली भारत के अंदर। ठीक है, ये क्या लेते थे? कार्ट्रिज लेना पड़ता था। इस व्यवस्था को लागू किसने किया था? इस व्यवस्था को लागू करने वाला अमरेडा। कौन है? अमरेडा। और इसे क्या बोला जाता है? अगर कार्ट्रिज, अमरेडा, काफिला व्यवस्था। बिल्कुल, लाइसेंस देना पड़ता था। एक प्रकार का परमिट पद्धति थी ये कार्ट्रिज के। मुगल बादशाह अकबर को भी इनसे कार्ट्रिज लेना पड़ा था। और भारतीय या अरबी, जितने भी भारतीय या अरबी जहाजों के में, जो अरबी जहाज हैं, ये एक तो काली मिर्च का व्यापार नहीं करेंगे भाई, काली मिर्च इनके जहाजों में नहीं होगी। गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। इससे स्वयं क्या हो गई? ये पुर्तगाली स्वयं को क्या कहना शुरू हो गया? सागर का स्वामी कहते थे, सागर का स्वामी कहते थे। क्या करते थे? अब मान लीजिए का कोई काफिला जा रहा है, तो काफिले की व्यवस्था करते हैं। मान लीजिए कोई समुद्री जहाज व्यापार के लिए जा रहा है, ठीक है, तो समुद्री जहाज अगर व्यापार के लिए जा रहा है, तो साथ में क्या चलेंगे? साथ में पुर्तगालियों के बेड़े चलेंगे, पुर्तगालियों का भी काफिला चलेगा। जो आने वाले रास्ते में जो दूसरे समुद्री जहाज हैं, समुद्री जहाज जो हैं, जैसे कैप्टन ऑफ, जो ये क्या नाम उसका, कैप्टन जैक स्पैरो, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन सी के अंदर जैसे हम उसको देखते हैं ना कि लुटेरे वो होते हैं, जो जहाज होते हैं कंपनी को, उनको लूट लेते हैं, तो कंपनी क्या करती है? उनसे सुरक्षा के लिए अपने एक बेड़े के साथ लेकर चलती है। तो वही सिस्टम था बिल्कुल, कैप्टन जैक स्पैरो वाला। और इसका दूसरा कारण क्या था? कि पुर्तगाली ये देखना चाहते थे कि कोई उनके जो जहाज हैं, कोई दूसरे जहाज है, वो उनके जो नियम बनाए गए उनसे बाहर तो कोई व्यापार नहीं कर रहा है ना। इस चीजों को देखने के लिए भी एक काफिला इनके साथ चलता है। कार्टेज व्यवस्था ये हो चुका है। कार्टेज सिस्टम। ड्यूरिंग दिस सिस्टम द कैप्टन्स ऑफ इंडियन शिप had to obtain a license or pass from the Viceroy of Goa so that the Portuguese did not attack Indian ships. ठीक है। अब पुर्तगालियों का प्रशासन। भारत में पुर्तगाली प्रशासन का प्रमुख जो होता था वो वायसराय होता था। 3 वर्ष के लिए चुना जाता था। 3 वर्ष तक अपने सचिव के साथ और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। द हेड ऑफ द पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंडिया was the viceroy, who was elected 3 years and served for 3 years with the secretary and in the later years with the famous. पुर्तगालियों की धार्मिक नीति। 1542 में जेसुइट को भारत के अंदर आगमन हो गया था भाई। 1542 में भारत आगमन के बाद
अकबर के दरबार में जेसुइट ने अच्छा प्रभाव बनाया था। इस चीज को यहां से समझो। 1542 में भारत में आगमन हो गया था। जेसुइट का भारत में आगमन कब हुआ? 1542 में। आगमन के बाद अकबर के दरबार में जेसुइट ने अच्छा प्रभाव किया था, क्योंकि 1675 के अंदर, सॉरी 1575 के अंदर, 1605 के अंदर तो मृत्यु हो जाएगी, 1575 के अंदर इबादत खाना करेगा। फिर बाद में 3 साल बाद 1578 के अंदर इबादत खाना सबके लिए खोल देगा। तो इबादत खाने के अंदर ईसाई धर्म के प्रचारक भी तो जाएंगे ना, ठीक है। तो जेसुइट का क्या हुआ था? जेसुइट 1542 के अंदर भारत के अंदर आगमन शुरू हो गया। लेकिन अकबर जब शासक बनेगा तो ये अकबर के दरबार में भी जाएंगे, जिसकी सहायता से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किया था। After the arrival of the Jesuit in India in 1542, the Jesuit made good impression Akbar's court, with the help of which the Portuguese made some profits. मुगलों और मराठों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। हालांकि अकबर के समय मुगल और पुर्तगालियों के संबंध अच्छे थे। अकबर के दरबार में ईसाई धर्म प्रचारकों के 3 दल पहुंचे थे, एक 1580 में, एक 1590 में और एक 1595 में। कब कब पहुंचे थे? 1580 में और एक 1590 में और एक 1595 में। ये क्या थे? इनके अंदर पहुंचे थे। धार्मिक उसके अंदर ही इन्होंने 1584 से लेकर 87 तक ईस्वी तक सालसेट के मंदिर तोड़े थे। किन्होंने? सालसेट के मंदिर इन्होंने तोड़े थे। किन्होंने? पुर्तगालियों ने सालसेट के मंदिर तोड़े थे। और 1560 में इन्होंने ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की थी। ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की थी, ताकि भारत के अंदर वो गैर ईसाइयों को हानि पहुंचा सके, धर्म विरोधियों को दंडित कर सके उनके। The Mughals and the Marathas also observed the Portuguese, although Mughal and Portuguese relations were good during the Akbar time. 3 groups of Christian missionaries come Akbar court in 1580, 1590, 1595. जहांगीर के काल में पुर्तगालियों से संघर्ष शुरू हो गया था। जहांगीर ने पुर्तगालियों से मधुर संबंध चाहता था। उसने 1607 और 1610 में 2 मिशन वहां पर, जो पुर्तगाली थे, जहांगीर पुर्तगाली से मधुर संबंध चाहता था। उसने 1607 और 1610 में 2 मिशन भेजे थे, परंतु पुर्तगाली मुगल सत्ता को नजरअंदाज कर रहे थे। 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सूरत में 4 शाही जहाजों को पकड़कर लूट लिया था। उसके बाद जहांगीर ने सूरत के मुगल गवर्नर मुबारक खां को पुर्तगालियों को दंड देने के लिए भेजा था, आदेश दिया था। मुबारक खां ने अंग्रेजी सेना के कप्तान डॉन टन को सहयोग से पुर्तगालियों को इस युद्ध में हरा दिया था। जहांगीर ने पुर्तगालियों की दी गई सभी व्यापारिक सुविधाएं वापस ले ली थी। During the period of Jahangir, the struggle of the Mughals with the Portuguese started. Jahangir used to have good relations with the Portuguese. He sent 2 missions in 1607 and 1610, but the Portuguese were ignoring the Mughal power. In this 1613, the Portuguese looted 4 royal ships. इन्होंने वे सरकारी जो रॉयल शाही जो वो थी जहाज थी उन्हीं को लूट लिया 1613 के अंदर। अब 1613 के अंदर अगर वो जहाज जो पोर्तुगीज हैं वो लूट करेंगे रॉयल शिप के अंदर, तो क्या उस समय का जो सुल्तान होगा वो शांत बैठेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो जहांगीर क्या करेगा? ऑर्डर किया मुबारक खां को, और मुगल गवर्नर और सूरत का था ये, तो पनिश किया था पोर्तुगीज को, और मुबारक खां के साथ हेल्प की थी कैप्टन डॉनटन ने, इंग्लैंड के थे, नेवी ने। तो इनको डिफीटेड किया था पोर्तुगीज को। इनको जो ग्रांट किया गया था, जितने भी इनको फैसिलिटीज दी गई थी, वो सारी की सारी वापस कर ली थी, विड्रा उनको कर लिया गया था फैसिलिटीज को।
शाहजहां के समय पुर्तगालियों ने मुमताज महल की नौकाओं का अपहरण कर लिया था। जब इन सब की जानकारी बादशाह को दी गई तो शाहजहां ने पुर्तगालियों के दमन का निश्चय कर लिया था। तो उसने तो, तो इनको समझाने के लिए पुर्तगालियों के दमन का निश्चय कर लिया था। At the time of Shahjahan, the Portuguese had hacked the boat of the Mumtaz Mahal. When all in this information was given to the emperor, then he was decided to suppress the Portuguese. पुर्तगालियों का दमन 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक तथा पुर्तगाली साम्राज्य के समाप्त हो गया था। जो पूर्व में स्थापित किया गया था, इनका स्थान अब अंग्रेजों ने ले लिया था। किसने स्थान ले लिया था भाई? अंग्रेजों ने अब इनका स्थान ले लिया था। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया। ये भी इनका पतन का कारण रहेगा भाई। स्पेन के पतन के साथ जुड़ते ही इनका पतन होना शुरू हो गया। इनकी स्वतंत्रता क्या हो गई? इनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। 1580 में पोर्तुगीज वाज अलाइड विद द किंग ऑफ द स्पेन एंड विद द फॉल ऑफ स्पेन टू इट आल्सो फॉल। 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी हार दी थी। उसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति कमजोर हो गई थी। The British defeated Spain in the naval battle of 1588, after which the naval power of Spain became weak. पुर्तगाल का सम्राट निरंकुश था और पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों ने उसकी शक्ति कमजोर की थी, जो भारत में इसके पतन का कारण बनी थी। अल्फांसो डी सूजा। पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रॉस पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर भारत में प्रवेश किया था। अत्यधिक सोना देखकर उन्होंने अपनी जेब भरने के लिए क्रॉस मूर्ति को एक तरफ रख दिया और उसके एक हाथ से समेटने में अक्षम पुर्तगालियों ने अपनी तलवार को भी छोड़ दिया था। उनके बाद आने वाले यूरोपीय शक्तियों ने उन्हें इस स्थिति में देखकर सुगमता से पराजित कर दिया। ये बात किसने की है? ये बात कही है अल्फांसो डी सूजा ने। अल्फांसो डी सूजा क्या कहते हैं कि जो पुर्तगाली भारत के अंदर आए थे, वो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में क्रॉस लेकर आए थे, जिसके अंदर यीशु की मूर्ति लगी थी। लेकिन जब भारत के अंदर उन्होंने सोना देखा तो यीशु की मूर्ति साइड में रख दी और उसे समेटना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो एक हाथ से उसको समेटने में सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने तलवारें भी नीचे रख दी। तो ऐसी स्थिति उनकी देखकर जो बाद में यूरोपीय कंपनी भारत के अंदर आई, तो उन्होंने उनका फायदा उठाया और उसके ऊपर क्या कर दिया? धावा बोल दिया और उनकी स्थिति धारण कर ली। Alfonso de Souza, the Portuguese entered with the India with the sword and in one hand and the statue of Christ on the cross in the other. Seeing the absence of the gold, they put the crucifix outside to fill their pocket and were unable to cover it with one hand. The Portuguese abandoned the sword, and the Europeans' power that followed saw them in this position and easily defeated him. अब पुर्तगालियों का प्रभाव क्या था भारत के अंदर? कोई भी व्यक्ति भारत आएगा तो उसका प्रभाव कोई ना कुछ तो प्रभाव रहेगा। पहली बार भारत के साथ साथ देश एशिया के देशों में संसाधनों का दोहन करने वाली व्यापारिक शक्तियां पुर्तगाली बने थे। सबसे पहले भारत और जापान के व्यापार का अगर किसी को श्रेय जाता है तो इन्हीं को जाता है। इनको भारत और जापान के व्यापार का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम द पोर्तुगीज बिकम द ट्रेडिंग power of to exploit the resources in the India as well as the countries of Asia. The credit for starting Indo-Japan trade. Indo-Japan trade का किसको श्रेय जाता है? किसको डेडिकेट करते हैं? ये किसको क्रेडिट जाता है? तो वो जाता है पुर्तगालीज को। पुर्तगाली ईसाई मिशनरी भारत में धर्म परिवर्तन के लिए भी प्रयत्न किए थे। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य है ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू। देखो भाई, ये चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। पुर्तगाली अमेरिका से क्या लेकर आए थे? मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद भारत लेकर आए थे। ठीक है। अमेरिका से क्या लेकर आए थे? मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद भारत से लेकर आए थे। द पोर्तुगीज ब्रोट तंबाकू, ग्राउंडनट, पोटैटो, माजी, papaya and guava India from Central America. बादाम, लीची, संतरा, अनानास एवं काजू का प्रवेश अन्य देशों से भारत में पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। पुर्तगालियों ने ही भारत में जहाज निर्माण स्थापित किए थे। प्रिंटिंग प्रेस का जो कारखाने पुर्तगाली सबसे पहले लेकर आए थे। ठीक है। गोथिक स्थापत्य, गोथिक
स्थापत्य है, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस किया था भारत के अंदर। तो अब आ जाते हैं आपका डच भाई, क्या आ जाते हैं? डच अब आपके आ जाते हैं, ठीक है। और बंदूकें हैं, बंदूकें लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। बंदूक अगर पूछ ले कि पुर्तगाली क्या लेकर आए थे भारत में, बंदूकें लेकर के आए। अब मुझे कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी आपको। डच है, डच छोटा सा है, डच को जल्दी समाप्त कर देंगे। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। द डच वर रेजिडेंट्स ऑफ हॉलैंड ऑफ द नीदरलैंड्स, ठीक है। 1596 में पहला डच अभियान कॉर्नेलिस डी हाउंटमैन के नेतृत्व में सुमात्रा और सुमात्रा से बातम या फिर बेटम आपको देखने को मिल सकता है भाई। बेटम आपको मिल सकता है, इसकी जगह बातम की जगह बेटम आपको देखने को मिल सकता है। बेटम आया था। उसके बाद डचों ने भारत में पूर्वी जगत की कई समुद्र की यात्राएं शुरू की थी। 1602 में द फर्स्ट डच expedition led by the Cornelis D. Outman reached Sumatra and Batam 1596। मार्च 1602 में डच नहीं आएगा, डच आएंगे। डच संसद के द्वारा पारित किए गए एक प्रस्ताव के तहत वेरेनिगद ओस्टे इंडस डच संयुक्त कंपनी की स्थापना की गई थी। किस नाम से? देखो भाई, ये नाम है डच इंडस कंपनी का। कि प्रस्ताव पास किया गया था वेरनिगिद ओस्टे ओसेत इंडेस और यूनाइटेड, उसका कंपनी का नाम क्या था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो उसके लिए, ठीक है। तो उसमें क्या था, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समुद्री व्यापारी शामिल थे। ये कितने समय के लिए? 21 वर्ष के लिए। 21 वर्ष के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति लेकर भारत आया था, ठीक है। और वहां की जो सरकार थी, वहां का जो कंपनी के अंदर संयुक्त पूंजी अगर किसी की पूछे तो 65 गिल्डर थी। कितनी गिल्डर थी? 65 लाख गिल्डर। गिल्डर इनकी क्या है भाई? बस ऑब्जेक्टिव भी। जी बिल्कुल चंपा, हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, आप घबराइए मत। एक बार सिलेबस कवर कर ले, ठीक है। सिलेबस आपका कुछ नहीं बचा है, बस थोड़ा सा बचा है। मोस्टली आज आने वाली 31 तारीख आपकी एंड ऑफ द डे होगा सिलेबस का, ठीक है। In March 1602, under the resolution of passed by the Dutch Parliament, the Verenigde Oost Indias established the Dutch Joint Company, which included many independent and prosperous merchants. भारत में डच व्यापार की स्थापना। डचों ने भारत और हिंद महासागर क्षेत्र में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्ती स्थापित, व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलकिट और 1616 में सूरत में और 1645 में करिकल और 1653 में चिनसुरा में अधिकार कर लिया था। 1658 में कासिम बाजार, पटना, कोचिन में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। देखो भाई, अंग्रेजों ने 1602 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, तो डचों ने कब की? 1605 में। हालांकि 1600 से पहले, यानी क्या हो गए थे ये 1600, जो डच थे 1596 में ही भारत आ गए थे, ठीक है। और अंग्रेज आए थे 1600 में।
तो ये अंग्रेजों से पहले आए थे, लेकिन इन्होंने अपनी स्थापना, कंपनी की स्थापना इनके बाद की थी। हाँ, टॉपिक वाइज करेंगे, विद डिटेल के साथ करेंगे, जैसे पहले किया था, घबराइए मत। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ पूरा का पूरा एक टॉपिक क्लियर करके चलेंगे। डचों ने भारत के साथ साथ भारत से बाहर भी अपने क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। 1605 में ओबायन, 1619 में मसाला द्वीप इंडोनेशिया, भैया कि कौन सा है? इंडोनेशिया, नहीं नहीं, हाँ इंडोनेशिया, बिल्कुल मसाला द्वीप इंडोनेशिया को कहा जाता है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को कहा जाता है। 1658 में श्रीलंका पर विजय कर ली। श्रीलंका को उसमें क्या कहा जाता है? 1619 में इन्होंने, 1605 में, ठीक है, मसाला द्वीप 1658 में, हाँ 1605 में, वही ना, 1619 में मसाला द्वीप, 1658 में, बिल्कुल 1658 में श्रीलंका पर विजय हासिल की। 1641 में मलक्का में भी डचों की पुर्तगालियों पर विजय हो गई थी। डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में स्थापित की थी, पीपली में स्थापित की थी। कुछ दिनों बाद ही डच पीपली से बालासोर चले गए थे और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। 1653 में डचों ने हुंगली के निकट चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके पश्चात बंगाल में डचों का सही ढंग से व्यापार शुरू हो गया। कब एस्टेब्लिश की थी इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री अपनी? देखो, कंपनी लगाना अलग चीज है, फैक्ट्री अलग स्थापित करना। 1627 में स्थापित की थी पीपली, बंगाल के अंदर। उसके बाद ये बालासोर चले गए और 1653 के अंदर इन्होंने डच ने एस्टेब्लिश की थी फैक्ट्री ऑफ द चिनसुरा के अंदर, और उसके बाद हुंगली के नियर आ गए थे ये, और बाद में बंगाल के अंदर ही इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया था, एस्टेब्लिश किया बिजनेस को। 1659 में डचों ने पुर्तगालियों से तंजोर तट पर स्थित नागपट्टम को भी जीत लिया था। 1659 में नागपट्टम को किसने जीत लिया था? डचों ने जीत लिया था। डचों ने कोरमंडल तट पर स्थित भारतीय वस्तुओं को दक्षिण पूर्व एशिया में मिलाकर भारी मुनाफा कमाया था। और मुनाफे से मुझे याद आया, जब वास्को डिगामा यहाँ से गया था तो काली मिर्च लेकर गया था पहली बार, तो काली मिर्च को जब बेचा था तो 60 गुना, कितना मुनाफा? 60 गुना मुनाफा उसको प्राप्त हुआ था। डचों के द्वारा मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने सोरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया था। अफीम, रेशम और सूती वस्त्रों को जावा तथा चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया था। बेदरा का युद्ध 1759 में डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। क्लाइव के द्वारा किया गया था। इस युद्ध में डच हार जाते हैं और उनका भारत से पतन हो जाता है। डचों के पतन के जिम्मेदार का कारण उनका अंग्रेजों की तुलना में नौशक्ति और सेना का कमजोर होना था। मसालों के द्वीपों पर अधिक ध्यान देना, आर्थिक स्थिति को कमजोर होना आदि माना जाता है। डचों ने भारत में व्यापार पर ही एक ही अधिक ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ की राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कि जो डच थे भाई, वो सिर्फ व्यापार के लिए ज्यादा वो करे थे। उन्होंने जो राजनीतिक स्थितियां यहाँ पर फैली थी उनका लाभ नहीं उठाया था। तो आपके डच हो जाते हैं कंप्लीट। अब आ जाती है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे हम कल। कल जो इतनी यूरोपियंस कंपनी हम सबको कंप्लीट कर देंगे। अब मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए आपको क्लास आपको कैसी लगी, उसके बाद हम इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल संडे है, कल कोशिश करेंगे 9 से लेकर 11 AM तक क्लास करने की। 2 आवर की क्लास करेंगे, 9 से लेकर 11 बजे तक क्लास करेंगे। ठीक है, अगर क्लास होगी कल तो आपको मिल जाएगा, शेड्यूल मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर क्लास नहीं हो पाएगी तो शेड्यूल नहीं डलेगा।
तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के लिए साथ। जय हिंद, जय भारत। 10 AM से, चलो देखते हैं, 10 AM से कर लेंगे, देखें। देखो चंपा, प्रीवियस ईयर अभी इतना वो नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं। आपका 1 मंथ बाकी है बहन, 1 मंथ के अंदर मैं इतनी रिवीजन करवा दूंगा कि आप हजम नहीं कर पाओगे उस चीज को। चिंता मत करो, एक एक क्वेश्चन के साथ एक एक टॉपिक क्लियर किया है मैंने। पिछली क्लासेस देखना आप, एक एक क्वेश्चन के साथ एक एक टॉपिक। क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन रखता था, सिर्फ मैं 20 क्वेश्चन, कभी कभी तो 15 हो जाते थे बस। और वही 15 क्वेश्चंस के साथ ही मैं पूरा का पूरा जितना सिलेबस था वो कवर करवाने की कोशिश करता था। अगर पिछली साल मैंने जैसे प्रेस को नहीं करवाया था, तो मैंने प्रेस के MCQ बनाकर प्रेस को करवाया था। और अब की बात तो प्रेस के भी आपके लिए बेहतरीन नोट्स तैयार करके मैंने एक एक चीज बारीकी से तैयार की आपके लिए, क्योंकि मैं हर बार अपने नोट्स को दोबारा रिवीज करता हूँ। ठीक है, तो फिर आराम कीजिए आप भी, और मुझे भी मौका दीजिए आराम करने का। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।